मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं महान शिकारी जिम कॉर्बेट की बुक की एक कहानी द चंपावत मैन ईटर के बारे में। मैन ईटर का अर्थ होता है आदमखोर। जो जानवर आदमी को मारकर उसका मांस खाने लगता है उसे आदमखोर या इंग्लिश में मैन ईटर बोला जाता है। जिम कॉर्बेट ने ऐसे ही एक आदमखोर बाघिन के बारे में अपने अनुभवों को साझा किया है, जिसने 400 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था। तो आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट के अनुभव को जिम कॉर्बेट की जुबानी। जिम कॉर्बेट बताते हैं कि मैं मलानी में एडी नोल्स के साथ शूटिंग कर रहा था जब मैंने पहली बार उस बाघ के बारे में सुना जिसे बाद में चंपावत आदमखोर के तौर पर सरकारी पहचान मिली। एडी, जिन्हें इस प्रांत में एक बेहतरीन खिलाड़ी और शिकार की कहानियों के कभी न खत्म होने वाले भंडार वाले व्यक्ति के तौर पर लंबे समय तक याद किया जाएगा। उन कुछ बहुत खुशकिस्मत लोगों में से एक थे जिनके पास जिंदगी में सब कुछ सबसे अच्छा था। उनकी राइफल सटीकता और मारक क्षमता में बेजोड़ थी, और जहां उनका एक भाई भारत का सबसे अच्छा निशानेबाज था, वहीं दूसरा भाई भारतीय सेना का सबसे अच्छा टेनिस खिलाड़ी था। इसलिए जब एडी ने मुझे बताया कि उनके बहनोई, जो दुनिया के सबसे अच्छे शिकारी थे, को सरकार ने चंपावत आदमखोर को मारने के लिए भेजा है, तो यह मानना सुरक्षित था कि बाघ की हरकतों पर बहुत जल्द रोक लग जाएगी। हालांकि किसी अनजान वजह से बाघ मरा नहीं, और जब मैं 4 साल बाद नैनीताल गया तो वह सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण बना हुआ था। इनाम रखे गए, खास शिकारी लगाए गए और अल्मोड़ा के डिपो से गोरखा रेजिमेंट की टुकड़ियां भेजी गई। फिर भी इन उपायों के बावजूद इंसानी शिकारों की संख्या खतरनाक तरीके से बढ़ती रही। वह जानवर जो बाद में एक बाघिन निकली, नेपाल से एक पूरी तरह से आदमखोर के रूप में कुमाऊं आई थी, जहां से उसे 200 इंसानों को मारने के बाद नेपाली सैनिकों के एक दल ने भगा दिया था, और कुमाऊं में 4 साल तक सक्रिय रहने के बाद उसने इस संख्या में 234 और जोड़ दिए थे। हालात ऐसे थे जब नैनीताल पहुंचने के कुछ ही समय बाद मुझसे बर्थाउड मिलने आए। बर्थाउड, जो उस समय नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर थे। वे एक ऐसे इंसान थे जिन्हें जानने वाले सभी लोग प्यार और सम्मान करते थे। जब उन्होंने मुझे बताया कि आदमखोर बाघ उनके जिले के लोगों को कितनी परेशानी दे रहा है और इससे उन्हें कितनी चिंता हो रही है, तो उन्होंने मुझसे वादा लिया कि अगले इंसान के मारे जाने की खबर मिलते ही मैं तुरंत चंपावत के लिए निकल पड़ूंगा। हालांकि मैंने 2 शर्तें रखी। एक यह कि सरकारी इनाम रद्द कर दिया जाए, और दूसरी कि खास शिकारी और अल्मोड़ा से आए रेगुलर लोगों को हटा दिया जाए, ताकि इनाम के लालच में नौसिखुए शिकारी एक दूसरे पे ही गोली न चला दे। इन शर्तों पर सहमति हो गई, और 1 हफ्ते बाद बर्थाउड सुबह सुबह मुझसे मिलने आए और मुझे बताया कि रात में संदेशवाहकों ने खबर दी है कि डाबी धुरा और धूना घाट के बीच पाली गांव में एक आदमखोर बाघ ने एक औरत को मार डाला है। कम समय में निकलने की तैयारी में मैंने अपने कैंप का सामान ले जाने के लिए 6 आदमी रखे थे, और नाश्ते के बाद निकलकर हमने पहले दिन 17 मील का सफर तय करके धारी पहुंचे। अगली सुबह
मुरनौला में नाश्ता करके हमने रात डाबी धुरा में बिताई और अगले दिन शाम को पाली पहुंचे। औरत के मारे जाने के 5 दिन बाद गांव के लोग, जिनमें लगभग 50 आदमी, औरतें और बच्चे थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और हालांकि जब मैं पहुंचा तब सूरज अभी डूबा नहीं था। मैंने देखा कि पूरी आबादी अपने घरों के अंदर बंद दरवाजों के पीछे थी और जब तक मेरे आदमियों ने आंगन में आग नहीं जलाई और मैं चाय का कप लेकर नहीं बैठा, तब तक इक्का दुक्का दरवाजे सावधानी से खुले और डरे हुए लोग घर से बाहर निकले। मुझे बताया गया कि 5 दिनों से कोई भी अपने दरवाजे की चौखट से बाहर नहीं गया था। आंगन की गंदगी इस बात की गवाही दे रही थी कि खाना कम पड़ रहा था और अगर बाघ को मारा या भगाया नहीं गया तो लोग भूखे मर जाएंगे। यह साफ था कि बाघ अभी भी आसपास ही था। 3 रातों से उसे घरों से 100 गज दूर सड़क पर दहाड़ते हुए सुना गया था और उसी दिन उसे गांव के निचले सिरे पर खेती वाली जमीन पर देखा गया था। गांव के मुखिया ने बहुत खुशी से मेरे लिए एक कमरा दिया, लेकिन क्योंकि हम 8 लोगों को उसे शेयर करना था और उसका एकमात्र दरवाजा एक गंदी आंगन में खुलता था, इसलिए मैंने रात खुले में बिताने का फैसला किया। रात के खाने के लिए जल्दी से कुछ खाने के बाद मैंने अपनी आदमियों को कमरे में सुरक्षित बंद कर दिया और खुद सड़क के किनारे एक पेड़ के सहारे बैठ गया। गांव वालों ने कहा कि बाघ को इस सड़क पर घूमने की आदत थी और क्योंकि चंद्रमा अपनी रोशनी बिखेर रहा था, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं चंद्रमा की रोशनी खत्म होने से पहले अगर मैं इसे देख लूं तो मुझे गोली चलाने का मौका मिल सकता है। मैंने जंगल में शिकार की तलाश में कई रातें बिताई थी, लेकिन यह पहली बार था जब मैंने किसी आदमखोर की तलाश में रात बिताई थी। मेरे ठीक सामने सड़क का हिस्सा चांद की रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन दाईं और बाईं ओर लटके हुए पेड़ों ने गहरी परछाइयां बना रखी थी और जब रात की हवा से डालियां हिलती थी और परछाइयां हिलती थीं, तो मुझे आशंका होती थी कि कहीं आदमखोर बाघ ही तो मेरी तरफ नहीं आ रहा। मुझे उस जल्दबाजी पर बहुत पछतावा हुआ जिसने मुझे खुद को आदमखोर की दया पर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। मुझ में गांव लौटने और यह मानने की हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने ऊपर लिया गया काम करने से बहुत डरा हुआ था और डर और ठंड दोनों से दांत किटकिटाते हुए मैंने पूरी रात वहीं बिताई। जब हल्की सुबह की रोशनी मेरे सामने वाली बर्फीली पहाड़ पर पड़ रही थी तो मैंने अपना सिर अपने घुटनों पर टिका लिया और इसी हालत में 1 घंटे बाद मेरे 2 आदमियों ने मुझे गहरी नींद में पाया। मैंने बाघ के बारे में न तो कुछ सुना था और न ही कुछ देखा था। गांव वापस आकर मैंने उन आदमियों से, जो मुझे देखकर बहुत हैरान थे कि मैं रात भर जिंदा बच गया, उन जगहों पर ले जाने के लिए कहा जहां गांव के लोगों को समय समय पर मारा गया था, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। अपने घर के दरवाजे से उन्होंने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां हत्याएं हुई थी। आखिरी हत्या जिसने मुझे उस जगह पर लाया था, मुझे बताया गया कि गांव के पश्चिम में पहाड़ी के पास हुई थी। लगभग 20 औरतें और लड़कियां जो उस बदनसीब औरत के मारे जाने के समय मवेशियों के लिए पत्ते इकट्ठे करने बाहर गई थी, मुझे घटना की पूरी जानकारी देने के लिए बेताब थीं। ऐसा लगा कि वे लोग दोपहर से 2 घंटे पहले निकले थे और आधा मील चलने के बाद पौधे काटने के लिए पेड़ों पर चढ़ गए थे।
शिकार हुई औरत और दो दूसरी औरतों ने एक खाई के किनारे लगे पेड़ को चुना था, जिसे मैंने बाद में देखा कि वह लगभग 4 फीट गहरी और 10 से 12 फीट चौड़ी थी। अपनी जरूरत के सारे पत्ते काटने के बाद जब वह औरत पेड़ से नीचे उतर रही थी, तभी एक बाघ जो बिना दिखे पास आ गया था, अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और उसे पैर से पकड़ लिया। जिस डाल से वह नीचे उतर रही थी, उससे उसकी पकड़ छूट गई और उसे खाई में खींचकर बाघ ने उसका पैर छोड़ दिया। और जब वह उठने की कोशिश कर रही थी, तो उसने उसे गले से पकड़ लिया। उसे मारने के बाद खाई के किनारे से ऊपर कूदा और उसे लेकर घनी झाड़ियों में गायब हो गया। यह सब पेड़ पर बैठी दो औरतों से कुछ ही फीट की दूरी पर हुआ था। यह वाकया सभी महिलाओं ने भी देखा था जो उसके साथ गई थी। जैसे ही बाघ और उसका शिकार नजर से ओझल हुए, डरी हुई औरतें और लड़कियां गांव की ओर भागी। आदमी अभी अभी दोपहर के खाने के लिए आए थे और जब सब इकट्ठा हो गए और ढोल, धातु के खाना पकाने के बर्तन या कोई भी ऐसी चीज जिससे आवाज निकल सके लेकर तैयार हो गए, तो बचाव दल निकल पड़ा। आदमी आगे और औरतें पीछे थीं। जिस खाई में औरत को मारा गया था, वहां पहुंचकर लोग खून के निशान को देखते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, तभी बाघ ने 30 गज दूर झाड़ियों से जोरदार दहाड़ मारकर कार्यवाही में बाधा डाली। पूरी भीड़ एक साथ मुड़ी और अस्त व्यस्त होकर गांव की ओर भागी। जब सांस वापस आई, तो एक दूसरे पर सबसे पहले भागने और भगदड़ मचाने का आरोप लगाया। बात बहुत बढ़ गई जब तक यह सुझाव नहीं दिया गया कि अगर कोई डरा हुआ नहीं है और सभी उतने ही बहादुर है जितना वे दावा करते हैं, तो वापस जाकर बिना समय बर्बाद किए उस औरत को क्यों न बचाया जाए। सभी लोगों के द्वारा यह सुझाव मान लिया गया और पुनः लोग उस खाई तक पहुंचे। इस बार जिस आदमी के पास बंदूक थी, उसने गोली चला दिया और बाघ दहाड़ता हुआ झाड़ियों से बाहर आ गया। इसके बाद बचाव की कोशिश बहुत समझदारी के साथ छोड़ दी गई कि जब बाघ ने उस महिला को मार ही डाला है, तो फिर और लोगों की जिंदगी खतरे में क्यों डाली जाए। जब मैंने बंदूक वाले आदमी से पूछा कि उसने अपनी बंदूक हवा में चलाने के बजाय झाड़ियों में क्यों नहीं चलाई, तो उसने कहा कि बाघ पहले से ही बहुत गुस्से में था और अगर गलती से भी उसे गोली लग जाती तो वह निश्चित रूप से उसे मार डालता। उस सुबह 3 घंटे तक मैं गांव के चारों ओर पोग मार्ग की तलाश में घूमता रहा और बाघ से मिलने की उम्मीद करता रहा और साथ ही डर भी रहा था। एक जगह एक अंधेरी घनी झाड़ियों वाली खाई में जब मैं कुछ झाड़ियों के किनारे से गुजर रहा था, तो तीतरों का एक झुंड आवाज करता हुआ बाहर निकला और मुझे लगा कि मेरा दिल हमेशा के लिए धड़कना बंद हो गया है। मेरे आदमियों ने मेरे खाने के लिए अखरोट के पेड़ के नीचे एक जगह साफ की और नाश्ते के बाद गांव के मुखिया ने मुझसे गेहूं की फसल कटने तक पहरा देने के लिए कहा। उसने कहा कि अगर फसल मेरी मौजूदगी में नहीं काटी गई तो बिल्कुल नहीं काटी जाएगी, क्योंकि लोग अपने घरों से निकलने से बहुत डरे हुए हैं। आधे घंटे बाद मेरे आदमियों की मदद से पूरे गांव के लोग काम में लग गए, जबकि मैं भरी हुई राइफल लेकर पहरा दे रहा था। शाम तक 5 बड़े खेतों की फसल काट ली गई।
सिर्फ घरों के पास दो छोटे टुकड़े बचे थे, जिनके बारे में मुखिया ने कहा कि अगले दिन उन्हें निपटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गांव की सफाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी और मेरे अकेले इस्तेमाल के लिए एक दूसरा कमरा मेरे हवाले कर दिया गया। उस रात दरवाजे में कांटेदार झाड़ियां मजबूती से फंसाकर हवा आने और आदमखोर को बाहर रखने का इंतजाम करके मैंने पिछली रात की खोई हुई नींद पूरी की। मेरी मौजूदगी से लोगों में नया हौसला आ रहा था और वे ज्यादा आजादी से घूम रहे थे, लेकिन मैंने अभी तक उनका इतना भरोसा नहीं जीता था कि जंगल घूमने की अपनी रिक्वेस्ट दोबारा कर सकूं, जिसे मैं जरूरी समझता था। लोग मीलों तक की जमीन के हर इंच को जानते थे। अगर वे चाहते तो मुझे दिखा सकते थे कि मुझे बाघ कहाँ मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है, या कम से कम मैं उसके पैरों के निशान कहाँ देख सकता हूँ। यह बात पक्की थी कि आदमखोर एक बाघ था, लेकिन यह पता नहीं था कि जानवर जवान है या बूढ़ा, नर है या मादा। और यह जानकारी जिससे मुझे लगता था कि मुझे उससे संपर्क करने में मदद मिलेगी, मैं सिर्फ उसके पैरों के निशान देखकर ही पता लगा सकता था। उस सुबह जल्दी चाय पीने के बाद मैंने बताया कि मुझे अपने आदमियों के लिए मांस चाहिए और गांव वालों से पूछा कि क्या वे मुझे बता सकते हैं कि मैं कहां घोरल यानी पहाड़ी बकरी का शिकार कर सकता हूं। गांव पूरब और पश्चिम में फैली एक लंबी पहाड़ी की चोटी पर बसा था और जिस सड़क पर मैंने रात बिताई थी, उसके ठीक नीचे पहाड़ी उत्तर की ओर घास वाली ढलानों की एक सीरीज में से नीचे उतरती थी। मुझे बताया गया कि इन ढलानों पर घोरल बहुत ज्यादा हैं और कई लोगों ने मुझे वह जगह दिखाने के लिए खुद को पेश किया। मैंने इस ऑफर पर अपनी खुशी जाहिर न करने का ध्यान रखा और 3 आदमियों को चुनकर मैं निकल पड़ा। मैंने मुखिया से कहा कि अगर मुझे घोरल उतने ही ज्यादा मिले जितने उसने बताए थे, तो मैं अपने आदमियों के लिए एक के अलावा गांव के लिए 2 और मारूंगा। सड़क पार करके हम एक बहुत ही खड़ी पहाड़ी से नीचे उतरे, दाएं और बाएं ध्यान से देखते हुए, लेकिन कुछ नहीं दिखा। पहाड़ी से आधा मील नीचे घाटियां मिलती थी और उनके मिलन बिंदु से दाईं ओर चट्टानी और घास से ढकी ढलान का अच्छा नजारा दिख रहा था। मैं कुछ मिनटों से बैठा था, ढलान को देख रहा था। मेरी पीठ उस जगह उगे एक अकेले चीड़ के पेड़ की तरफ थी। तो अभी पहाड़ी पर ऊपर कुछ हलचल मेरी नजर में आई। जब वह हलचल दोबारा हुई तो मैंने देखा कि वह एक घोरल था जो अपने कान फड़फड़ा रहा था। जानवर घास में खड़ा था और सिर्फ उसका सिर दिख रहा था। आदमियों ने वह हलचल नहीं देखी थी, क्योंकि अब सिर स्थिर था और आसपास के माहौल में घुल मिल गया था, इसलिए उन्हें दिखाना मुमकिन नहीं था। उन्हें जानवर की जगह का अंदाजा देकर मैंने उन्हें बैठा दिया और देखने को कहा, जबकि मैंने निशाना लगाया। मेरे पास एक पुरानी मॉर्टिन हेनरी राइफल थी, एक ऐसा हथियार जो अपनी जबरदस्त किक की कमी को किसी भी रेंज तक एकदम सटीक पूरा करता था। दूरी लगभग 200 गज थी और लेटकर राइफल को एक सुविधाजनक चीड़ की जड़ पर टिकाकर मैंने ध्यान से निशाना लगाया और गोली चला दी। काले पाउडर वाले कारतूस के धुएं से मेरा नजारा धुंधला हो गया और आदमियों ने कहा कि कुछ नहीं हुआ और शायद मैंने किसी चट्टान
या सूखे पत्ते के गुच्छे पर गोली चलाई है। अपनी जगह पर रहते हुए मैंने राइफल रिलोड की और थोड़ी देर बाद देखा कि जहां मैंने गोली चलाई थी उससे थोड़ा नीचे घास हिल रही थी और घोड़ों का पिछला हिस्सा दिखाई दिया। जब पूरा जानवर घास से बाहर निकला तो वह लुढ़कने लगा और जैसे जैसे वह खड़ी पहाड़ी से नीचे आया उसकी गति बढ़ती गई। जब वह आधे रास्ते से नीचे पहुंचा तो वह घनी घास में गायब हो गया और वहां लेटे हुए दो घोड़ों को डिस्टर्ब कर दिया। अपनी खतरे की आवाज निकालते हुए दोनों घोड़ल घास से बाहर निकले और पहाड़ी पर ऊपर की ओर भागने लगे। अब रेंज कम थी। अब लीफ साइट को एडजस्ट करके मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि दोनों में से बड़ा वाला धीमा नहीं हो गया। मैंने उसकी पीठ में गोली मार दी। जैसे ही दूसरा मुड़ा और पहाड़ी के पार तिरछे भागा, मैंने उसे कंधे में गोली मार दी। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जब कोई नामुमकिन लगने वाला काम मुमकिन हो जाता है। एक अजीब पोजीशन में लेटकर और 200 गज की दूरी से 60 डिग्री के एंगल पर घोड़ों के गले पर छोटे से सफेद निशान पर निशाना लगाने पर ऐसा लग रहा था कि शॉट लगने का लाखों में एक भी चांस नहीं है। और फिर भी काले पाउडर से चलाई गई भारी शीशे की गोली एक बाल बराबर भी नहीं भटकी और सीधे अपने निशाने पर लगी, जिससे जानवर तुरंत मर गया। फिर खड़ी पहाड़ी ढलान पर जो छोटी छोटी खाइयों और उभरी हुई चट्टानों से टूटी हुई थी, मरा हुआ जानवर फिसल कर सीधे उस जगह पर लुढ़क गया जहां उसके दो साथी लेटे हुए थे। और इससे पहले कि वह घास के पैच से बाहर निकलता, उसके दोनों साथी भी फिसल कर पहाड़ी से नीचे लुढ़क गए। जब तीनों मरे हुए जानवर हमारे सामने खाई में गिरे तो उन आदमियों की हैरानी और खुशी देखना मजेदार था, जिन्होंने पहले कभी राइफल को एक्शन में नहीं देखा था। आदमखोर के बारे में सब कुछ समय के लिए भूल गए, क्योंकि वे शिकार को लाने के लिए खाई में नीचे उतर गए। यह अभियान एक से ज्यादा तरीकों से बहुत सफल रहा, क्योंकि सभी के लिए मांस का राशन देने के अलावा इसने मुझे पूरे गांव का भरोसा भी दिलाया। मित्रों, कहानी को यहीं क्लोज करते हैं और फिर मिलते हैं अगले भाग में। मित्रों, हम बात कर रहे हैं जिम कॉर्बेट की बुक द चंपावत मैन ईटर के बारे में, उस बाघिन के बारे में जिसने 400 से ज्यादा लोगों को अपना निवाला बनाया था। मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि गांव के लोग उस आदमखोर बाघिन से इतने डरे हुए थे कि जिम कॉर्बेट का उस आदमखोर बाघिन को मारने में कोई भी मदद करने से मना कर देते थे। तो जिम कॉर्बेट ने गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए घोड़ों का शिकार करने के बारे में बताया। घोड़े जंगल में रहने वाली एक प्रकार की बकरी होती है। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि यहाँ जंगल में घोड़े कहाँ रहती है। तब तो गांव वालों ने बताया कि गांव के नजदीक पहाड़ी पर बहुत घोड़े हैं। तब जिम कॉर्बेट ने उन गांव वालों से बोला कि आप लोग जितना बता रहे हैं, अगर सच में उतना ही घोड़े मिली तो अपने लिए एक के अलावा गांव वालों के लिए 2 और घोड़े ले आएंगे। तब जंगल में कॉर्बेट ने 3 घोड़ों का शिकार किया। पीछे की कहानी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अब आगे की कहानी यानी भाग 2 शुरू करते हैं।
जिम कॉर्बेट कहते हैं, शिकार की कहानियां जैसा कि सब जानते हैं दोहराने पर कभी कम नहीं होती। और जब घोड़ों की खाल उतारी जा रही थी और उन्हें बांटा जा रहा था तो मेरे साथ आए तीनों आदमियों ने अपनी कल्पना को पूरी छूट दे दी थी। जहां मैं खुले में बैठकर नाश्ता कर रहा था वहां से मैं इकट्ठा भीड़ की हैरानी भरी आवाजें सुन सकता था जब उन्हें बताया गया कि घोड़ों को 1 मील से ज्यादा की दूरी से गोली मारी गई थी और इस्तेमाल की गई जादुई गोलियों ने न केवल जानवरों को इस तरह मारा था बल्कि उन्हें साहब के पैरों तक खींच लाई थी। दोपहर के खाने के बाद मुखिया ने मुझसे पूछा कि मैं कहां जाना चाहता हूं और मैं अपने साथ कितने आदमी ले जाना चाहता हूं। मेरे चारों ओर जमा उत्सुक भीड़ में से मैंने अपने पिछले 2 साथियों को चुना और उन्हें गाइड के तौर पर लेकर पिछली इंसानी त्रासदी की जगह देखने निकल पड़ा। हमारे पहाड़ों के लोग हिंदू हैं और अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करते हैं और जब उनमें से किसी को आदमखोर जानवर मार डालता है तो रिश्तेदारों की जिम्मेदारी होती है कि वे अंतिम संस्कार के लिए शरीर का कुछ हिस्सा वापस लाए, भले ही वह सिर्फ हड्डी के कुछ टुकड़े ही क्यों न हो। उस महिला के मामले में अंतिम संस्कार अभी होना बाकी था और जब हम निकले तो रिश्तेदारों ने हमसे अनुरोध किया कि हमें शरीर का जो भी हिस्सा मिले उसे वापस ले आए। बचपन से ही मुझे जंगल के संकेतों को पढ़ने और समझने का शौक रहा है। इस मामले में मेरे पास उन चश्मदीदों का बयान था जो उस समय मौजूद थे जब महिला को मारा गया था, लेकिन चश्मदीद हमेशा भरोसेमंद नहीं होते, जबकि जंगल के संकेत जो कुछ भी हुआ है उसका सच्चा रिकॉर्ड होते हैं। मौके पर पहुंचने पर जमीन पर एक नजर डालने से मुझे पता चला कि वह सिर्फ एक ही रास्ते से पेड़ के पास आ सकती थी बिना देखे और वह रास्ता नाले से होकर था। पेड़ से 100 गज नीचे नाले में घुसकर और ऊपर की ओर बढ़ते हुए मुझे 2 बड़ी चट्टानों के बीच छानी हुई बारीक मिट्टी में एक बाघिन के पंजों के निशान मिले। ये पंजों के निशान दिखाते थे कि जानवर एक बाघिन थी जो अपनी जवानी पार कर चुकी थी। नाले में और ऊपर पेड़ से लगभग 10 गज की दूरी पर बाघिन एक चट्टान के पीछे लेटी हुई थी, शायद महिला के पेड़ से नीचे उतरने का इंतजार कर रही थी। महिला ने सबसे पहले अपनी जरूरत के सारे पत्ते काट लिए और जब वह लगभग 2 इंच व्यास की एक डाल से नीचे उतर रही थी तो बाघिन चुपके से आगे बढ़ी और अपने पिछले पैरों पर खड़ी होकर महिला को पैर से पकड़कर नाले में खींच लिया। डाल पर उस बेबसी के निशान थे जिससे उस बदनसीब औरत ने उसे पकड़ा था, क्योंकि डाल की खुरदरी ओक की छाल पर जहां से डाल और आखिरकार पत्ते उसके हाथ से फिसल गए थे, उसकी हथेलियों और उंगलियों से फटे हुई त्वचा के रेशे चिपके हुए थे। जहां बाघिन ने महिला को मारा था वहां संघर्ष के निशान और सूखे खून का एक बड़ा धब्बा था। यहां से खून का निशान अब सूखा हुआ लेकिन साफ दिखाई दे रहा था। जहां से खून का निशान नाले से बाहर निकला था वहां से उसका पीछा करते हुए हमें झाड़ियों में वह जगह मिली जहां बाघिन ने अपने शिकार को खाया था। यह एक आम धारणा है
कि आदमखोर जानवर इंसानी शिकार का सिर, हाथ और पैर नहीं खाते हैं। यह गलत है। आदमखोर जानवर अगर उन्हें परेशान न किया जाए तो खून से सने कपड़ों समेत सब कुछ खा जाते हैं, जैसा कि मैंने एक बार देखा था। हालांकि वह एक दूसरी कहानी है, वह किसी और समय बताई जाएगी। इस मौके पर हमें उस औरत के कपड़े और हड्डी के कुछ टुकड़े मिले, जिन्हें हमने उस साफ कपड़े में लपेट दिया जो हम इसी काम के लिए लाए थे। ये अवशेष बहुत कम थे, लेकिन ये दाह संस्कार के लिए काफी थे। चाय के बाद मैं एक और दुखद घटना वाली जगह पर गया। मुख्य गांव के पब्लिक रोड से अलग कुछ एकड़ की एक छोटी सी जमीन थी। इस जमीन के मालिक ने सड़क के ठीक ऊपर पहाड़ी पर एक झोपड़ी बनाई थी। उस आदमी की पत्नी और उसके 2 बच्चों, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी उम्र क्रमशः 4 और 6 साल थी, वह 2 बहनों में छोटी थी। ये दोनों बहनें एक दिन झोपड़ी के ऊपर पहाड़ी पर घास काट रही थी। तभी अचानक बाघिन आ गई और बड़ी बहन को उठा ले गई। छोटी बहन 100 गज तक बाघिन के पीछे भागी। वो अपनी दराती लहराते हुए और बाघिन पर चिल्ला रही थी कि उसकी बहन को छोड़ दे और उसे ले जाए। बहादुरी का यह अविश्वसनीय काम मुख्य गांव के लोगों ने देखा। मरी हुई औरत को 100 गज तक ले जाने के बाद बाघिन ने उसे नीचे रख दिया और उसका पीछा करने वाली औरत पर हमला कर दिया। जोर से दहाड़ते हुए वह बहादुर औरत पर कूदी, जो मुड़कर पहाड़ी से नीचे भागी, सड़क पार करके गांव में पहुंच गई। जाहिर है, लोगों को यह बताने के इरादे से कि उन्होंने बिना उसकी जानकारी के पहले ही क्या देख लिया है। उस समय औरत की अटपटी आवाजों को सांस फूलने और डर और घबराहट का नतीजा माना गया, और जब तक बचाव दल, जो पूरी तेजी से निकला था, नाकाम होकर वापस नहीं लौटा, तब तक यह पता नहीं चला कि औरत की बोलने की शक्ति चली गई थी। मुझे यह कहानी गांव में बताई गई, और जब मैं 2 कमरों वाली झोपड़ी के रास्ते पर चढ़ा, जहां वह औरत कपड़े धो रही थी, तब उसे 12 महीने से गूंगापन था। उसकी आंखों में थोड़ी परेशानी के अलावा वह गूंगी औरत बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। और जब मैं उससे बात करने और उसे यह बताने के लिए रुका कि मैं उस बाघ को मारने आया हूं जिसने उसकी बहन को मारा था, तो उसने अपने हाथ जोड़े और झुककर मेरे पैर छुए। यह सच है, मैं उस आदमखोर बाघ को मारने के पक्के इरादे से आया था, लेकिन एक ऐसे जानवर के साथ जिसकी यह बदनामी थी कि वह एक ही जगह पर 2 बार शिकार नहीं करता, कभी अपने शिकार के पास वापस नहीं आता, और जिसका इलाका कोई 100 वर्ग मील में फैला हुआ था। मेरे मकसद में कामयाब होने का चांस उतना ही था जितना 2 भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। मैंने नैनीताल में बहुत सारे प्लान बना लिए थे। एक मैंने पहले ही आजमा लिया था, और बाकी प्लान अब जब मैं जमीन पर था तो वे भी उतने ही बेकार लग रहे थे। इसके अलावा ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं सलाह ले सकूं, क्योंकि यह कुमाऊं में पहला आदमखोर बाघ था जिसके बारे में कभी सुना गया था, और फिर कुछ तो करना ही था। इसलिए अगले 3 दिनों तक मैं सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक जंगलों में घूमता रहा। उन सभी जगहों पर गया
जहां गांव वालों ने मुझे बताया था कि बाघिन को देखने का चांस है। मैं यहां अपनी कहानी को कुछ मिनटों के लिए रोकना चाहूंगा ताकि पहाड़ों में फैली एक अफवाह का खंडन कर सकूं कि इस मौके पर और बाद के कई मौकों पर मैंने एक पहाड़ी औरत के कपड़े पहने और जंगल में जाकर आदमखोरों को अपनी तरफ खींचा और उन्हें दराती या कुल्हाड़ी से मार डाला। मैंने कपड़ों में बदलाव के मामले में जो भी कुछ किया है वह यह है कि एक साड़ी उधार लेकर उसे अपने चारों ओर लपेट कर घास काटी, पेड़ों पर चढ़कर पत्ते काटे और किसी भी मामले में यह तरीका सफल साबित नहीं हुआ। हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार 2 मौकों पर आदमखोर ने उस पेड़ का पीछा किया जिस पर मैं था। एक बार एक चट्टान के पीछे और दूसरी बार एक गिरे हुए पेड़ के पीछे छिपकर, और मुझे उस पर गोली चलाने का कोई मौका नहीं मिला। आगे चूंकि अब ऐसा लग रहा था कि बाघिन इस इलाके को छोड़कर चली गई है, इसलिए मैंने पाली के लोगों के बहुत दुख के बावजूद पाली से 15 मील पूर्व चंपावत जाने का फैसला किया। जल्दी शुरुआत करके मैंने धूना घाट में नाश्ता किया और सूर्यास्त तक चंपावत की यात्रा पूरी की। इस इलाके की सड़कें बहुत असुरक्षित मानी जाती थी और लोग केवल बड़े समूहों में ही एक गांव से दूसरे गांव या बाजारों में जाते थे। धूना घाट छोड़ने के बाद मेरे 8 लोगों के समूह में सड़क के किनारे के गांवों के लोग भी शामिल हो गए और हम 30 लोगों के एक मजबूत समूह के साथ चंपावत पहुंचे। मेरे साथ शामिल हुए कुछ लोग उन 20 लोगों के समूह में थे जो 2 महीने पहले चंपावत गए थे, और उन्होंने मुझे यह बहुत दुखद कहानी सुनाई। चंपावत से कुछ मील पहले सड़क पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से के साथ साथ चलती है, जो घाटी के समानांतर और लगभग 50 गज ऊपर है। 2 महीने पहले हम 20 लोगों का एक समूह चंपावत के बाजार जा रहा था, और जब हम दोपहर के आसपास सड़क के इस हिस्से से गुजर रहे थे तो नीचे घाटी से एक इंसान की दर्द भरी चीखें सुनकर हम चौंक गए। सड़क के किनारे एक साथ इकट्ठा होकर हम डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि ये चीखें करीब आती जा रही थी और जल्द ही एक बाघ दिखाई दिया जो एक नग्न औरत को ले जा रहा था। औरत के बाल बाघ के एक तरफ जमीन पर फैले हुए थे और उसके पैर दूसरी तरफ थे। बाघ ने उसे कमर से पकड़ा हुआ था और वह अपना सीना पीट रही थी और बारी बारी से भगवान और इंसानों से मदद के लिए पुकार कर रही थी। 50 गज दूर और हमारी साफ नजर के सामने से बाघ अपने शिकार को लेकर गुजरा, और जब दूर से चीखें बंद हो गई तो हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। मैंने उनसे पूछा, तुम 20 लोगों ने कुछ नहीं किया? तो उनका जवाब था, साहब हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हम डरे हुए थे, और जब इंसान डरे हुए होते हैं तो वे क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हम बाघ को गुस्सा दिलाए बिना और खुद पर मुसीबत लाए बिना औरत को बचा भी लेते तो भी औरत का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वह खून से लथपथ थी और पक्का अपने जख्मों से मर ही जाती। बाद में मुझे पता चला
कि वह महिला चंपावत के पास के एक गांव की रहने वाली थी और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते समय बाघ उसे उठा ले गया था। उसके साथ ही गांव वापस भाग गए और शोर मचाया और जैसे ही एक बचाव दल शुरू होने वाला था, वे 20 डरे हुए आदमी आ गए, क्योंकि उन लोगों को पता था कि बाघ अपने शिकार को लेकर किस दिशा में गया है। जब हम औरत को बचाने के लिए निकले तो हम 50 या 60 लोग थे और दल के कई लोगों के पास बंदूकें थी। वह चंपावत में कुछ जरूरी काम से गए थे और कहा था कि शाम को बंगले में लौट आएंगे। रात में मेरे साथ रुकेंगे। मेरे गाइड अच्छे चलने वाले थे और क्योंकि रास्ता ज्यादातर नीचे की ओर था, हमने 10 मील का सफर रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया। गांव पहुंचने पर मुझे एक मवेशी खाने में ले जाया गया, जहां मुझे एक हफ्ते का बछड़ा मिला, जिसे एक तेंदुए ने मार डाला था और आधा खा भी लिया था। तेंदुए को गोली मारने का समय या मन नहीं था। मैंने अपने गाइडों को इनाम दिया और बंगले की ओर वापस लौट आया। यहां मैंने देखा कि तहसीलदार अभी तक नहीं लौटे थे और क्योंकि अभी भी 1 घंटा या उससे ज्यादा दिन की रोशनी बची थी, मैं बंगले के चौकीदार के साथ उस जगह को देखने गया जहां उसने बताया था कि एक बाघ पानी पीने आता है। यह जगह मुझे उस झरने का ऊपरी हिस्सा लगी जिससे बगीचे को सिंचाई का पानी मिलता था। झरने के चारों ओर की नरम मिट्टी पर कोई दिन पुराने बाघ के पंजों के निशान थे, लेकिन ये निशान उन पंजों के निशानों से बिल्कुल अलग थे जिन्हें मैंने पाली गांव की उस औरत को मारे जाने वाली खाई में देखा था और ध्यान से जांच की थी। बंगले में लौटने पर मैंने देखा कि तहसीलदार वापस आ गए थे और जब हम बरामदे में बैठे थे तो मैंने उन्हें अपने दिन का अनुभव बताया। मुझे इतनी दूर बेकार में जाना पड़ा, इस पर अफसोस जताते हुए वह उठे और कहा कि उन्हें बहुत दूर जाना है, इसलिए उन्हें तुरंत निकलना होगा। इस बात से मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उस दिन उन्होंने 2 बार कहा था कि वह रात मेरे साथ बिताएंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह रात में रुकेंगे या नहीं, बल्कि उस जोखिम की चिंता थी जो वह उठा रहे थे। हालांकि उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। जब वह बरामदे से अंधेरी रात में बाहर निकले, उनके पीछे सिर्फ एक आदमी था जिसके हाथ में एक धुआं देने वाली लालटेन थी, जिससे बस हल्की सी रोशनी आ रही थी और वह ऐसी जगह पर 4 मील पैदल चलने वाले थे जहां लोग दिन में भी बड़े समूहों में चलते थे। तो मैंने एक बहुत बहादुर आदमी को सलाम किया। उन्हें आंखों से ओझल होते हुए देखने के बाद मैं मुड़ा और बंगले में घुस गया। मेरे पास उस बंगले की एक कहानी है, लेकिन मैं उसे यहां नहीं बताऊंगा, क्योंकि यह जंगल की कहानियों की किताब है और प्रकृति के नियमों से परे कहानियां ऐसी कहानियों के साथ अच्छी नहीं लगती। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जिम कॉर्बेट को भूतिया एहसास हुए थे, जिस कारण जिम कॉर्बेट डर गए थे। वह एक हॉन्टेड प्लेस था। मित्रों, इस भाग को यही क्लोज करते हैं। आगे की कहानी अगले भाग। मित्रों, जिम कॉर्बेट की बुक द चंपावत मॉनिटर का यह 3रा भाग है।
पीछे का भाग यानी भाग 2 में जिम कॉर्बेट ने बताया है कि तहसीलदार जो मेरे साथ रहने का वादा किए थे पर मेरे रोकने पर भी बंगले पर नहीं रुके। मेरे लाख मना करने के बाद भी कि आपको यहां से जाने में खतरा है, वह चले गए और मैंने उन्हें बहुत बहादुर आदमी समझा। पर माजरा कुछ और था जो हम यहां नहीं बता सकते। अब आगे की कहानी यानी पार्ट 3 शुरू करते हैं। जिम कॉर्बेट कहते हैं, मैंने अगली सुबह बहुत बड़े फलों के बाग और चाय के बगीचे में घूमने और झरने में नहाने में बिताई। लगभग दोपहर में तहसीलदार, जिससे मुझे बहुत राहत मिली थी, चंपावत से सुरक्षित लौट आए थे। मैं उनसे बात करते समय दूर एक लंबे ढलान वाली पहाड़ी को देख रहा था, जिसके पास खेतों से घिरा एक गांव था। तभी मैंने देखा कि एक आदमी गांव से निकला और हमारी तरफ आने वाली पहाड़ी पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आदमी मेरे पास आ रहा था, वह कभी दौड़ रहा था और कभी चल रहा था। उसे देखने से यह साफ पता चल रहा था कि वह किसी मुसीबत में है और मेरे पास कोई खबर लेकर आ रहा है। मैंने तहसीलदार से यह कहकर कि मैं कुछ ही मिनटों में वापस आऊंगा, मैं पहाड़ी से नीचे दौड़ पड़ा। जब उस आदमी ने मुझे आते देखा तो वह सांस लेने के लिए बैठ गया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने चिल्लाकर कहा, जल्दी आओ साहब, आदमखोर ने अभी अभी एक लड़की को मार डाला है। मैंने उसे शांत कराया और फिर मुड़कर बंगले की तरफ भागा। मैंने राइफल और कुछ कारतूस लेते हुए तहसीलदार से बोला कि तुम मेरे साथ गांव तक आओ जहां घटना घटित हुई है। जो आदमी मेरे पास आया था वह उन व्यक्तियों में से एक था जिनके पैर और जबान एक साथ काम नहीं करते। जब वह अपना मुंह खोलता था तो एकदम रुक जाता था और जब वह दौड़ना शुरू करता था तो उसका मुंह बंद हो जाता था। इसलिए उसे मुंह बंद रखने और रास्ता दिखाने के लिए कहकर हम चुपचाप पहाड़ी से नीचे गांव भागे। गांव में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक उत्साहित भीड़ हमारा इंतजार कर रही थी। सभी लोग एक साथ बात कर रहे थे। एक आदमी शोर को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे एक तरफ ले गया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। गांव से लगभग एक फलांग दूर एक हल्के ढलान पर कुछ बिखरे हुए ओक के पेड़ों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि एक दर्जन लोग पेड़ों के नीचे सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। तभी अचानक एक बाघ आया और उसमें से एक 16 साल की लड़की को पकड़ लिया। बाकी लोग गांव वापस भाग आए और क्योंकि यह पता था कि आप बंगले में ठहरे हुए हैं, इसलिए आपको सूचित करने के लिए तुरंत एक आदमी को आपके पास भेजा गया। जिस आदमी से मैं बात कर रहा था उसकी पत्नी भी उन लोगों में शामिल थी जो लोग घास के लिए गए थे। उसने पहाड़ी पर उस पेड़ की ओर इशारा किया जिसके नीचे से लड़की को बाघ ले गया था। उन 12 लोगों के समूह में से किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि बाघ अपने शिकार को ले गया है या नहीं, और अगर ले भी गया है तो वह किस दिशा में ले गया है। भीड़ को शोर न करने और मेरे लौटने तक गांव में ही रहने का निर्देश देकर मैं पेड़ की दिशा में चल पड़ा। यह जमीन काफी खुली थी और यह सोचना मुश्किल था कि बाघ जैसा बड़ा जानवर
12 लोगों के पास बिना दिखे कैसे पहुंच गया होगा और उसकी मौजूदगी का पता तब तक नहीं चला जब तक कि लड़की के गले से निकलने वाली आवाज से ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। जिस जगह लड़की को बाघ ने मारा था वहां खून बहुत ज्यादा गिरा हुआ था और उसके पास चमकीले नीले मोतियों का एक हार टूटा हुआ पड़ा था जिसे लड़की ने पहना हुआ था। इस जगह से रास्ता पहाड़ी के ऊपर और चारों ओर जाता था। बाघिन के पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसके एक तरफ खून के बड़े बड़े धब्बे थे जहां लड़की का सिर नीचे लटका हुआ था और दूसरी तरफ उसके पैरों के घसीटने के निशान थे। पहाड़ी से आधा मील ऊपर मुझे लड़की की साड़ी मिली और पहाड़ी की चोटी पर उसकी स्कर्ट। एक बार फिर बाघिन एक नंगी औरत को ले जा रही थी, लेकिन शुक्र है कि इस बार उसका शिकार मरा हुआ था। पहाड़ी की चोटी पर रास्ते कांटेदार झाड़ियों से होकर गुजरते थे जिनकी कांटों में लड़की के काले बालों के लंबे गुच्छे फंसे हुए थे। इसके आगे लैंटाना की झाड़ियां थी जिससे होकर बाघिन गुजरी थी। मैं चारों ओर अपनी नजर घुमाकर रास्ता ढूंढ रहा था जिधर बाघिन उस औरत को लेकर गई थी। तभी मैंने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। मुड़ कर देखा तो एक आदमी राइफल लिए मेरी तरफ आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि जब मैंने गांव में निर्देश दिया था कि कोई भी गांव से बाहर न जाए तो वह मेरे पीछे क्यों आया। उसने कहा कि तहसीलदार ने उसे आपके पास आने का निर्देश दिया है। वह आदेशों का पालन न करने से डरा हुआ था। चूंकि वह अपने आदेशों का पालन करने के लिए दृढ़ लग रहा था और इस बात पर बहस करने का मतलब कीमती समय बर्बाद करना होता, इसलिए मैंने उससे कहा कि वह अपने भारी जूते उतार दे और उन्हें एक झाड़ी के नीचे छिपा दे। उसके बाद मैंने उसे मेरे करीब रहने और पीछे पैनी नजर रखने की सलाह दी। मैंने रबर के सोल वाले जूते पहने थे और क्योंकि लैंटाना के चारों ओर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं बहुत मुश्किल से बाघिन के पीछे पीछे लैंटाना के बीच से गया। लैंटाना के आगे खून का निशान तेजी से बाईं ओर मुड़ा और बहुत खड़ी पहाड़ी से नीचे चला गया जो घनी झाड़ियों से ढकी हुई थी। 100 गज नीचे खून का निशान एक पतले और बहुत खड़े रास्ते में चला गया जिससे बाघिन कुछ मुश्किल से गुजरी थी। जैसा कि हिले हुए पत्थरों और मिट्टी से देखा जा सकता था। मैं इस रास्ते पर 5 से 600 गज तक चला और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए मेरा साथी और ज्यादा परेशान होता गया। उसने दर्जनों बार मेरा हाथ पकड़ा और आंसुओं से भरी आवाज में फुसफुसाया कि उसे बाघ की आवाज सुनाई दे रही है। पहाड़ी के आधे रास्ते में हम एक बड़ी चट्टान पर पहुंचे जो लगभग 30 फीट ऊंची थी और क्योंकि उस आदमी ने अब तक जितना गिरा हुआ खून देखा था वह उसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसे चट्टान पर चढ़ने और मेरे लौटने तक वहीं रहने को कहा। वह बहुत खुशी खुशी ऊपर चढ़ गया और जब वह ऊपर पहुंचकर बैठ गया और मुझे इशारा किया कि वह ठीक है तो मैं पानी के रास्ते से नीचे उतरता रहा जो चट्टान के चारों ओर घूमकर 100 गज तक सीधा नीचे गया जहां वह बाईं ओर से आने वाली एक गहरी खाई से मिलता था। संगम पर एक छोटा सा तालाब था और जैसे ही
मैं उसके पास पहुंचा। मैंने खून के धब्बे देखे। बाघिन लड़की को सीधे इसी जगह पर ले आई थी और मेरे आने से वो अपने शिकार को खाते समय डिस्टर्ब हो गई थी। गहरी पंजों के निशानों के चारों ओर हड्डी के टुकड़े बिखरे हुए थे, जिनमें धीरे धीरे गंदा पानी रिस रहा था। तालाब के किनारे एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे पानी के रास्ते नीचे आते समय हैरान कर दिया था, जिसे मैंने नजदीक आने पर पाया कि वह एक इंसान के पैर का हिस्सा था। बाद के सभी सालों में जब मैंने आदमखोरों का शिकार किया तो मैंने उस जवान सुंदर पैर जैसी कोई भी दयनीय चीज नहीं देखी, जिसे घुटने से थोड़ा नीचे से इतनी सफाई से काटा गया था जैसे किसी कुल्हाड़ी के वार से कटा गया हो, जिसमें से गर्म खून टपक रहा था। पैर को देखते समय मैं बाघिन के बारे में सब कुछ भूल गया, जब तक कि मुझे अचानक महसूस नहीं हुआ कि मैं बहुत बड़े खतरे में हूं। जल्दी से राइफल का बट जमीन पर रखकर मैंने 2 उंगलियां ट्रिगर पर रखी। ऐसा करते हुए मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि मेरे सामने 15 फुट ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी नीचे लुढ़क कर तालाब में गिर गई। मैं आदमखोरों के शिकार के इस खेल में नया था, वरना जैसा मैंने किया था खुद को इस तरह से हमले के लिए खुला नहीं छोड़ता। राइफल को ऊपर की ओर करने की मेरी तुरंत कार्रवाई ने शायद मेरी जान बचा ली थी। वहां से दूर जाने के लिए मुड़ने में बाघिन के पैर से लगकर मिट्टी ऊपर से नीचे गिर गई थी। मित्रों, बाघ हो या तेंदुआ जब हमला करते हैं तो चुपके से छिप कर करते हैं। उस वक्त वे कोई आवाज नहीं निकालते, लेकिन जब उन्हें महसूस होता है कि दुश्मन हमसे ज्यादा शक्तिशाली है या उसे लगता है कि सामने वाले के हाथ में कोई ऐसी चीज है जिससे वह हमें मार सकता है, तो वह अपने दुश्मन को डराने के लिए गुर्राहट की आवाज निकालते हैं। मेरे किनारा चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा ढलान वाला रास्ता था, इसलिए ऊपर जाने का एकमात्र तरीका दौड़ कर जाना था। पानी के रास्ते थोड़ी दूर जाकर मैं तेजी से दौड़ा, तालाब को एक ही छलांग में पार कर दिया और दूसरी तरफ इतनी दूर पहुंच गया कि एक झाड़ी पकड़कर खुद को किनारे पर खींच सकूं। पहाड़ी घास के पौधे जिसके तने झुके हुए थे, धीरे धीरे वह अपनी सीधी स्थिति में वापस आ रहे थे। यह दिखा रहा था कि बाघिन कहां से और कितनी देर पहले गुजरी थी, और थोड़ा और आगे एक लटकती हुई चट्टान के नीचे मुझे वह जगह मिल गई जहां उसने अपने शिकार को छोड़ा था। अब उसके निशान चट्टानों से होते हुए एक जंगल में जा रहे थे जो कई एकड़ में फैला था, जहां चलना मुश्किल और खतरनाक दोनों था। चट्टानों के बीच की दरारें और खाई फर्न और ब्लैकबेरी की बेलों से ढकी हुई थी। एक कदम भी गलत चलने पर मेरा पैर स्लिप कर जाता और मैं पहाड़ी से नीचे गिर जाता, जिससे आसानी से मेरी हड्डी टूट सकती थी और मेरी जान जा सकती थी। धीरे चलना लाजमी था। बाघिन इसका फायदा उठाकर अपना खाना आराम से खा रही थी। मैंने कई बार देखा कि वह कहां आराम कर रही थी। यह इसका 436वां इंसानी शिकार था और उसे रेस्क्यू टीम के द्वारा खाने के समय परेशान होने की आदत थी। लेकिन मुझे लगता है
कि यह पहली बार था जब उसका इतनी लगन से पीछा किया गया था। अब उसने गुर्रा पर अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। बाघ की गुर्राहट को पूरी तरह से समझने के लिए यह जरूरी है कि आप उस जगह हो जहां मैं उस समय था। चारों ओर चट्टानें हों और उनके बीच घनी झाड़ियां हों और हर कदम को सावधानी से रखने की सख्त जरूरत हो ताकि अनदेखी खाइयों और गुफाओं में गिरने से बचा जा सके। गुर्राहट की आवाज और हमले की उम्मीद ने मुझे एक ही समय में डरा दिया और साथ ही मुझे उम्मीद भी दी अगर बाघिन का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह हमला कर देती तो इससे न सिर्फ मुझे उस मकसद को पूरा करने का मौका मिल जाता जिसके लिए मैं आया था, बल्कि मुझे उसके सभी दर्द और तकलीफों का बदला लेने का भी मौका मिलता जो उसने पहुंचाई थी। हालांकि गुर्राहट सिर्फ एक इशारा था और जब उसने देखा कि मुझे भगाने की बजाय यह मुझे उसकी ओर करीब ला रहा है, तब उसने अपना इरादा बदल दिया। मैं अब 4 घंटे से ज्यादा समय से उसके पीछे था। हालांकि मैंने बार बार झाड़ियों को हिलते हुए देखा था, लेकिन मैंने उसकी खाल का एक बाल भी नहीं देखा था। जब पहाड़ की परछाइयों पर मेरी नजर पड़ी तब मेरे समझ में आया कि अब शाम होने वाली है। तब मैंने सोचा कि अगर अंधेरा होने से पहले गांव पहुंचना है तो मुझे अपने कदम पीछे हटाने होंगे। कटे हुए पैर की मालकिन यानी वह महिला जिसका बाघिन ने शिकार किया था वह एक हिंदू थी और उसके दाह संस्कार के लिए उसके शरीर के कुछ हिस्से की जरूरत होगी। इसलिए जब मैं तालाब के पास से गुजरा तो मैंने किनारे पर एक गड्ढा खोदा और पैर को वहां दफना दिया कि अब वह यहाँ बाघिन से सुरक्षित रहेगा और जरूरत पड़ने पर मिल भी जाएगा। चट्टान पर बैठा मेरा साथी जिसे मैं पहाड़ पर रहने के निर्देश देकर आया था मुझे आते देखकर बहुत खुश हुआ। मेरी लंबी गैर मौजूदगी और जो गुर्राहट उसने सुनी थी उससे उसे यकीन हो गया कि बाघिन ने एक और शिकार कर लिया है। यानी उसे लगा कि जिम कॉर्बेट को आदमखोर ने अपना शिकार बना लिया है। उसकी मुश्किल यह थी कि वह अकेले गांव वापस कैसे जाएगा। जब हम पानी के रास्ते से नीचे उतर रहे थे तो मैंने सोचा कि मुझे एक घबराए हुए आदमी के सामने चलने से ज्यादा खतरनाक कोई काम नहीं है। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर जहां उस आदमी ने अपने जूते छिपाए थे मैं सिगरेट पीने और अगले दिन की योजनाओं के बारे में सोचने के लिए बैठ गया। बाघिन रात में शिकार का बचा हुआ हिस्सा खत्म कर देगी और निश्चित रूप से अगले दिन चट्टानों के बीच छिपी रहेगी। जिस जगह वह थी वहां मेरे लिए उसका पीछा करने की बहुत कम उम्मीद थी और अगर मैंने उसे बिना गोली चलाए परेशान किया तो वह शायद उस जगह को छोड़ देगी और मेरा उससे संपर्क टूट जाएगा। इसलिए शिकारियों को इकट्ठा करके बाघिन को भगाना ही एकमात्र तरीका था। बशर्ते मैं काफी आदमी इकट्ठा कर सकूं। मैं पहाड़ियों के एक बड़े नाले के दक्षिणी किनारे पर बैठा था जहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। पश्चिम से आने वाली एक धारा ने अपना रास्ता बनाया था जो पूरे नाले के बीच से एक गहरी घाटी बनाती हुई नीचे बह रही थी। मेरे सामने की पहाड़ी जो लगभग 2000 फीट ऊंची थी छोटी घास से ढकी थी और जगह जगह चीड़ के पेड़ थे।
पूर्व की पहाड़ी इतनी खड़ी थी कि उस पर घोड़ों के अलावा कोई और नहीं चढ़ सकता था। अगर मैं नाले के धारा से लेकर खड़ी पहाड़ी तक की पूरी चोटी पर आदमियों को तैनात करने के लिए काफी आदमी इकट्ठा कर सकूं और उनसे बाघिन को भगाने के लिए कहूं, तो उसके भागने का सबसे स्वाभाविक रास्ता वह संकरी खाई होगी। मानना पड़ेगा कि यह बहुत मुश्किल इलाका था, क्योंकि उत्तर की ओर ढलान वाली पहाड़ी थी जहां मैंने बाघिन को छोड़ा था। घने जंगल से ढकी थी और लगभग 3/4 मील लंबी और आधा मील चौड़ी थी। हालांकि अगर मैं बीटर से निर्देशों का पालन करवा पाता तो मेरे पास गोली चलाने का अच्छा मौका था। बीटर्स का अर्थ होता है बहुत सारे लोगों का समूह जो जोर जोर से आवाज निकालते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसके कारण जानवर घबरा कर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। मित्रों, अब ये कहानी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए कहानी को यहीं छोड़ते हैं। आगे की कहानी अगले भाग में। मित्रों, मैंने पिछले भाग में बताया है कि जहां मैंने बाघिन को छोड़ा था वह स्थान घने जंगल से ढकी थी और लगभग 3/4 मील लंबी और आधा मील चौड़ी थी। अब आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि हालांकि अगर मैं बीटर से निर्देशों का पालन करवा पाता तो मेरे पास गोली चलाने का अच्छा मौका था। अगर मैं नाले से लेकर खड़ी पहाड़ी तक की पूरी चोटी पर आदमियों को तैनात करने के लिए काफी आदमी इकट्ठा कर सकूं और उनसे बाघिन को भगाने के लिए कहूं, तो उसके भगाने का एकमात्र रास्ता वह संकरी खाई होगी। यह मानना पड़ेगा कि यह बहुत मुश्किल इलाका था, क्योंकि उत्तर की ओर ढलान वाली पहाड़ी जहां मैंने बाघिन को देखा था वह घने जंगल से ढकी हुई थी और वह लगभग 3/4 मील लंबी और आधा मील चौड़ी थी। हालांकि अगर मैं बीटर्स से निर्देशों का पालन करवा पाता तो मेरे पास गोली चलाने का अच्छा मौका होता। तहसीलदार गांव में मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसे पूरी बात बताई और उससे कहा कि वह तुरंत जितने ज्यादा आदमी इकट्ठा कर सके उतने करे और अगली सुबह 10 बजे उस पेड़ के पास मुझसे मिले जहां लड़की को मारा गया था। तहसीलदार ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने का वादा करके वहां से चंपावत के लिए निकल गया, जबकि मैं पहाड़ी चढ़कर बंगले पर चला गया। मैं अगली सुबह तड़के उठ गया और भर पेट खाना खाने के बाद मैंने अपने आदमियों से कहा कि वे मेरा सामान पैक करके चंपावत में मेरा इंतजार करे और मैं उस जगह को फिर से देखने के लिए नीचे गया जहां मैं बीटिंग करने वाला था। मुझे अपनी बनाई योजनाओं में कुछ भी गलत नहीं लगा और अपने तय समय से 1 घंटा पहले मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां मैंने तहसीलदार को मुझसे मिलने के लिए कहा था। मुझे पूरा शक था कि आदमियों को जुटाने में काफी मुश्किल होगी, क्योंकि आदमखोर का डर पूरे इलाके में ज्यादा बैठ गया था और आदमियों को अपने घरों की सुरक्षा छोड़कर बीट के लिए बाहर निकलने के लिए सिर्फ हल्की फुल्की बातों से काम चलने वाला नहीं था। 10 बजे तहसीलदार और एक आदमी आए और उसके बाद आदमी 2-2, 3-3 और फिर 10-10 करके लोग आते रहे। ऐसे ही दोपहर तक 298 लोग इकट्ठा हो गए। तहसीलदार ने यह बात फैला दी कि बिना लाइसेंस वाले लोग भी अपना हथियार लेकर आ सकते हैं।
वे लोग बिना लाइसेंस वाले लोगों को नहीं पकड़ेंगे और जहां जरूरत होगी वह गोला बारूद भी देंगे। उस दिन जो हथियार लाए गए थे इतनी ज्यादा मात्रा में थे कि उनसे एक म्यूजियम भर सकता था। जब आदमी इकट्ठा हो गए और उन्हें जरूरी गोला बारूद मिल गया तो मैं उन्हें पहाड़ी की चोटी पर ले गया जहां लड़की का घाघरा पड़ा था और सामने वाली पहाड़ी पर एक चीड़ के पेड़ की ओर इशारा करते हुए जिस पर बिजली गिरी थी और जिसकी छाल उतर गई थी, मैंने लोगों से कहा कि वे पहाड़ी की चोटी पर लाइन बनाकर खड़े हो जाएं और जब वे मुझे चीड़ के पेड़ के नीचे से रुमाल लहराते हुए दिखे तो उनमें से जो हथियार बंद लोग थे वे अपनी बंदूकें चलाएं जबकि बाकी लोग ढोल बजाएं, चिल्लाएं और पत्थर लुढ़काएं। और जब तक मैं वापस आकर उन्हें खुद न ले जाऊं तब तक कोई भी किसी भी हालत में पहाड़ी की चोटी से नीचे नहीं आएगा। जब मुझे यकीन हो गया कि मौजूद सभी लोगों ने मेरे निर्देश सुन लिए हैं और समझ लिए हैं, तब मैं तहसीलदार के साथ निकल पड़ा। तहसीलदार ने कहा कि वह मेरे साथ उन लोगों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित रहेगा क्योंकि उन लोगों के पास जो बंदूकें हैं वह काफी पुरानी हैं जो शायद फट सकती हैं, जिससे कई लोगों को चोट लग सकती है और वो घायल हो सकते हैं। एक लंबा चक्कर लगाकर मैंने घाटी के ऊपरी सिरे को पार करके मैं सामने वाली पहाड़ी पर पहुंचा और उस जले हुए चेड़ के पेड़ की ओर नीचे उतरा। यहां से पहाड़ी बहुत तेजी से नीचे जा रही थी, इसलिए तहसीलदार जिसने पतले सोल वाले लेदर के जूते पहने थे, उन्होंने मुझसे कहा उनके लिए और आगे जाना नामुमकिन है। जब वह अपने पैर में पड़े छालों को आराम देने के लिए अपने जूते उतार रहा था तो पहाड़ी की चोटी पर मौजूद लोगों ने यह सोचकर कि मैं पहले से तय सिग्नल देना भूल गया हूं अपनी बंदूकें चला दी और जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैं अभी भी घाटी से 150 गज दूर था और इस दूरी को तय करने में मेरी गर्दन 1 दर्जन बार टूटने से इसलिए बची क्योंकि मैं पहाड़ियों पर पला बढ़ा था, जिसके कारण मैं एक बकरी की तरह कठोर पैरों वाला था। जैसे ही मैं पहाड़ी से नीचे भागा मैंने देखा कि घाटी के मुहाने के पास हरी घास का एक मैदान था। मेरे पास अब इससे बेहतर जगह ढूंढने का समय नहीं था, इसलिए मैं घास में बैठ गया, अपनी पीठ उस पहाड़ी की ओर करके जिससे मैं अभी अभी नीचे आया था। घास लगभग 2 फीट ऊंची थी और मेरे आधे शरीर को छिपा रही थी। अगर मैं बिल्कुल शांत रहता तो संभावना थी कि मैं घास में छिप जाता। मेरे सामने वह पहाड़ी थी जिस पर आदमखोर शिकार कर रही थी और वह घाटी थी जिसके बारे में मुझे उम्मीद थी कि बाघिन इसी रास्ते से आएगी, परंतु बाघिन मेरे बाएं कंधे के पीछे थी। पहाड़ी की चोटी पर अफरा तफरी मच गई थी। बंदूक की गोलियों की बौछार के साथ, ढोलों की जोरदार आवाज के साथ साथ सैकड़ों लोगों की चीख पुकार भी शामिल हो गई। और जब शोर सबसे ज्यादा हुआ तो मैंने बाघिन को अपने दाहिनी ओर 2 खाइयों के बीच एक घास वाली ढलान से नीचे कूदते हुए देखा, जो लगभग 300 गज दूर थी। वह अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि चीड़ के पेड़ के नीचे अपनी जगह से तहसीलदार ने अपनी छोटी बंदूक के दोनों बैरल चला दिए। गोलियों की आवाज सुनकर बाघिन तेजी से घूमी और सीधे उसी रास्ते वापस चली गई
जहां से वह आई थी, और जैसे ही वह घनी झाड़ियों में गायब हुई, मैंने अपनी राइफल उठाई और निराशा में उसके पीछे एक गोली चला दी। पहाड़ी पर मौजूद लोगों ने 3 गोलियों की आवाज सुनकर स्वाभाविक रूप से यह मान लिया कि बाघिन मारी गई है। उन्होंने अपनी सभी बंदूकें खाली कर दी और आखिरी बार जोर से चिल्लाए। मैं अपनी सांस रोककर उन चीखों का इंतजार कर रहा था जो पहाड़ी पर बाघिन के आने की खबर देती। तभी वह अचानक मेरे बाईं ओर से बाहर निकली और एक छलांग में नाला पार करके सीधे घाटी की ओर आ गई। मैंने अपनी राइफल से एम किया और गोली चला दी। तब बाघिन एकदम से रुक गई तो मुझे लगा कि गोली उसके पीठ के ऊपर से निकल गई है और उसने अपना रास्ता बंद देखकर खुद को रोक लिया है, पर असल में मेरी गोली उसे लग गई थी। वह अपना सिर नीचे करके आधी मेरी ओर मुड़ी, जिससे मुझे 30 गज से भी कम दूरी पर उसके कंधे पर एक बढ़िया निशाना लगाने का मौका मिल गया। वह इस दूसरी गोली से सहम गई, लेकिन अपने कान पीछे करके और दांत दिखाकर अपनी जगह पर खड़ी रही, जबकि मैं राइफल कंधे पर रखकर यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि जब वह हमला करेगी तो मेरे लिए सबसे अच्छा क्या होगा, क्योंकि राइफल खाली थी और मेरे पास और कारतूस नहीं थे। मैं अपने साथ सिर्फ 3 कारतूस लाया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे 2 से ज्यादा गोलियां चलाने का मौका मिलेगा। तीसरा कारतूस मैंने इमरजेंसी के लिए रखा था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। घायल आदमखोर ने मुझ पे हमला करने के बजाय पतली गली से निकलने का फैसला लिया। बहुत धीरे धीरे वह मुड़ी, अपने दाहिनी ओर नाला पार किया, कुछ गिरे हुए पत्थरों पर चढ़ी और एक पतली चट्टान के किनारे जो तिरछे ऊपर की तरफ पहाड़ी तक जाता था वहां गई और एक छोटी झाड़ी के पास जाकर कुछ गिरे हुए पत्थरों पर चढ़ी और एक पतली चट्टान के किनारे से जो तिरछे ऊपर की तरफ पहाड़ी तक जाता था वहां गई और एक छोटी झाड़ी के पास जाकर बाघिन उसकी टहनियों को तोड़ने लगी। मैंने बिना सोचे समझे तहसीलदार को चिल्लाकर कहा कि मुझे अपनी बंदूक दो। उधर से लंबा जवाब आया, जिसका सिर्फ एक शब्द मैंने सुन पाया, वह था पैर। मैंने अपनी राइफल नीचे रखी और दौड़कर पहाड़ी पर चढ़ गया। तहसीलदार के हाथों से बंदूक छीनी और तेजी से वापस भागा। जैसे ही मैं नाले के पास पहुंचा, बाघिन झाड़ी से निकली और सामने निकली हुई चट्टान पर मेरी तरफ आ गई। जब मैं उससे 20 फीट की दूरी पर था तो मैंने बंदूक उठाई और डर के मारे देखा कि बैरल और ब्रिज ब्लॉक के बीच लगभग 8 इंच का गैप था। जब दोनों बैरल से गोली चलाई गई थी तब बंदूक नहीं फटी थी, इसलिए मेरे समझ में आया कि बैरल शायद अब भी नहीं फटेगी। लेकिन पीछे से बारूद की चिंगारी निकलने से औंधा होने का खतरा था। हालांकि खतरा तो उठाना ही था और बाघिन के खुले मुंह पर निशाना साधकर मैंने गोली चला दी, पर शायद मैं हिल गया। गोली बाघिन के मुंह से चूक गई और उसके दाहिने पंजे पर लगी, जहां से मैंने बाद में उसे अपने नाखूनों से निकाला। बदकिस्मत से वह अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और पैर पर लगी चोट उसे आगे धकेलने के लिए काफी थी। वह चट्टान के किनारे पर सिर लटकाए हुए रुक गई, जिस पर बाघिन ने खाई से निकलने की कोशिश में झाड़ियों से बाहर निकली थी।
मैं बीटल्स को भूल गया था। तब तक मुझे अचानक पहाड़ी से थोड़ी दूरी पर एक व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह रही चट्टान पर, उसे नीचे खींचो और हम उसे टुकड़ों में काट देंगे। जब मैंने टुकड़ों में काट देंगे सुना तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और मैंने सही सुना था, क्योंकि अब दूसरों ने भी बाघिन को देख लिया था और पूरी पहाड़ी से वही आवाज दोहराई जा रही थी जिस किनारे से घायल जानवर चट्टान पर पहुंचा था। वह किस्मत से बीटल्स से दूसरी तरफ था और इतना चौड़ा था कि मैं उस पर बहुत से खिसक कर चल सकूं। जैसे ही मैं चट्टान पर पहुंचा और बाघिन के ऊपर से कदम रखा, यह उम्मीद करते हुए कि वह मर गई होगी, क्योंकि मेरे पास पत्थरों से मारकर उसका टेस्ट करने का समय नहीं था। आदमी जंगल से बाहर निकले और खुले मैदान में दौड़ते हुए आए। बंदूकें, कुल्हाड़ियां, जंग लगी तलवारें और भाले लहराते हुए अब अपने खूंखार दुश्मन को देखकर भीड़ का गुस्सा समझ में आने वाला था, क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने उसके हाथों दुख न झेला हो। एक आदमी जो पागल लग रहा था और लीडर बना हुआ था, तलवार लहराते हुए इधर उधर भागते हुए बार बार चिल्ला रहा था, यह वही शैतान है जिसने मेरी पत्नी और मेरे 2 बेटों को मार डाला। जैसा कि भीड़ में होता है, जोश इतना तेजी से भड़का था उतनी ही तेजी से शांत भी हो गया। और जिस आदमी ने अपनी पत्नी और बेटों को खोया था, उसकी तारीफ करनी चाहिए कि वह पहला आदमी था जिसने अपना हथियार नीचे रखा। वह चट्टान के पास आया और बोला, हम पागल हो गए थे साहब जब हमने अपने दुश्मन को देखा, लेकिन अब वह पागलपन खत्म हो गया है और हम आपसे और तहसीलदार साहब से हमें माफ करने के लिए कहते हैं। बिना इस्तेमाल की हुई गोली निकालकर मैंने बंदूक बाघिन के ऊपर रखी और अपने हाथों के सहारे नीचे उतरा। जब मैंने आदमियों को दिखाया कि मैं चट्टान पर कैसे पहुंचा, तो मरे हुए जानवर को बहुत धीरे से नीचे उतारा गया और एक खुली जगह पर ले जाया गया, जहां सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होकर उसे देख सके। जब बाघिन चट्टान पर खड़ी होकर मुझे नीचे देख रही थी, तो मैंने देखा था कि उसके मुंह में कुछ गड़बड़ है, और अब उसकी जांच करने पर मैंने पाया कि उसके मुंह के दाहिनी ओर के ऊपर और नीचे के नुकीले दांत टूटे हुए थे। ऊपर वाला आधा और नीचे वाला हड्डी तक उसके दांतों में यह अस्थायी चोट, जो बंदूक की गोली के घाव का नतीजा थी, उसे अपने प्राकृतिक शिकार को मारने से रोक रही थी और यही उसके आदमखोर बनने का कारण था। मित्रों, ऐसे हुआ द चंपावत मैन ईटर कहानी का अंत। फिर मिलते हैं किसी और आदमखोर की कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।